अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे सेनेट के खुफिया बैलेट के हवाले से। सदारती रेफरेंस अदालत उज़्मा में सुना तो जा रहा है, लेकिन सियासी कुव्वतें अभी तक खुफिया बैलेट या ओपन बैलेट के नुक्ते पर मुत्तहद नहीं हो पाई। अदालत उज़्मा का कहना है कि अगर कोई सियासी जमात इत्तेहाद करना चाहती है किसी और के साथ तो वो खुलेआम करे, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में रज़ा रब्बानी साहब ने, जो कि 18वीं तरमीम के आर्किटेक्ट तस्वर किए जाते हैं, उनको भी तलब किया गया और वहाँ उन्होंने सब का सब बताया कि इसमें आइन की रोशनी में किस तरह इसको देखना चाहिए और सीक्रेट बैलेट की अहमियत कितनी ज़्यादा है एक जमहूरियत में। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा और मरकज़ी वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं PMLN राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब शो में शामिल होने का। इससे पहले सर के आपके पास आए, ज़रा सुन लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इसी सीक्रेट बैलेट के हवाले से और सेनेट के इंतखाबात जनरली के हवाले से क्या बात की थी उन्होंने। सुन लेते हैं ज़रा। का इलेक्शन हो रहा है, ये आप तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। तो राना साहब, ये तो PTI का एक बयानिया है कि जी सेनेट में नशस्तों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, लेकिन आपने खुद देखा होगा सर, आपकी पार्लिमानी अमूर पर गहरी नज़र रहती है कि PMLN के सीनियर लीडरान ने भी, राजा ज़फ़रुल हक साहब बल्कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स में कह चुके हैं कि सीक्रेट बैलेट के साथ साथ हॉर्स ट्रेडिंग के काफ़ी ज़्यादा संजीदा इश्यूज़ हैं। तो इन लाइट ऑफ रीसेंट स्टेटमेंट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट सर, PMLN अब बाकी सियासी कुव्वतों के साथ सर जोड़ के इसमें इम्पास क्यों नहीं तोड़ती, किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया सर। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए है। और देखिए, इसके लिए आपको कंसेंसस बिल्डिंग जो है उसका अमल जो है वो शुरू करना पड़ता है। अगर ये PTI की जो ना तजर्बाकारी है आपके सामने है, क्या इस तरीके से 2/3 मेजॉरिटी गेन की जा सकती है? ऑपोजिशन के साथ कंसेंसस बनाने की क्या इन्होंने वाकई कोशिश की? नहीं की। दूसरा, अगर ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर वाकई संजीदा थे तो इनको 1.5 माह पहले जो है सिर्फ सेनेट इलेक्शन से क्यों याद आई ये बात? ये 6 माह पहले क्यों नहीं इन्होंने स्टार्ट की? फिर हमारा मौक़िफ़ जो PMLN का है वो ये है कि आप जो अमेंडमेंट्स लेके आए उसके अंदर आपने सिर्फ सेनेट इलेक्शंस की बात की और ओपन बैलेट की बात की। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जो है ओपन बैलेट की बात नहीं की। आपने सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के बारे में जो है वो कोई बात नहीं की। तो ऑब्वियसली यहाँ नीयत में फतूर है और ये जो गवर्नमेंट है ये संजीदा ही नहीं थी इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए। अब इनका क्या इशू है? इनका ये इशू है कि इनकी जो कारकर्दगी है वो इस हद तक बुरी है कि इनको खदशा है कि इनके जो MPs हैं वो स्लिप हो जाएंगे। कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी और ये जो खरीदो फरोख्त का जो वावेला मचाया हुआ है इसके अंदर तो जो वीडियो आई सरफेस हुई उसमें तो PTI हर लिहाज से इन्वॉल्व थी, यानी कि वीडियो बनाने वालों से लेके पैसे लेने और देने वालों तक। तो कहने का मतलब ये है, और ये भी ओवरब्लो किया जा रहा है। मैं नहीं समझता अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कि जितने भी MPAs हैं कोई मेजॉरिटी के अंदर ऐसा होता होगा। हाँ, शायद माइनॉरिटी के अंदर कहीं कुछ लोग हों जो इस चीज के अंदर पैसे लेने देने में शामिल हो, और उसके हम भी खिलाफ हैं। हम भी ओपन बैलेट को जो है उसके ऊपर हम डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो माहौल ही नहीं PTI बना सकी। जी असद। लेकिन राना साहब कहते हैं कि माशरती असूल ये है कि अगर कोई मुखालिफ भी अच्छी बात करे तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसको तस्लीम भी करना चाहिए। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में ये असूल को ज़्यादा कार फरमा नहीं है। गोया के दोनों बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिसाक जमहूरियत करती हैं और इसी नुक्ते पर इत्तफाक करती हैं कि इस एरिया को एड्रेस करना चाहिए और खुफिया रायशुमारी के बजाय ओपन बैलेट के जरिए हो। लेकिन अब आपके एक मुखालिफ ये बात कर रहे हैं तो आपको बुरी लग रही है। सर, पहले तो आपका भी इस पर एग्रीमेंट है, तो चले इस बात को नज़रअंदाज करें कि तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है या उनका रवैया दुरुस्त नहीं है, लेकिन अल्टीमेट गोल तो ठीक है ना सर, कि ये एरिया अगर एड्रेस होता है तो ये जो खुली मंडी लगी हुई है और ख़रीदो फरोख्त होती है इस तरह, और लोग पैसे के बलबोते पे ऐवान बाला का हिस्सा बन जाते हैं, वो रास्ता तो रुक जाएगा ना सर। देखिए, मैं फिर ये बात रिपीट करूंगा कि जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो उस पर एक थॉरो डिबेट एक रिक्वायरमेंट है, कंसेंसस बिल्डिंग एक रिक्वायरमेंट है।
किधर है वो पार्लियामेंट में कमेटी जहां सारी ऑपोजिशन मेंबर्स को या सारी जमातों को बुलाया गया और पूछा गया कि आपकी क्या राय है इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर? ये जो 1.5 माह गुजरा है, इसके अंदर कितनी काविश की पीटीआई ने कि वो इस तरह का कोई कंसेंसस बिल्डिंग करे? वो तो कोर्ट्स के पास चलेगी कि कोर्ट्स जो है वो इंटरप्रेट करें कि ये जो है वो आइन का हिस्सा है या वो ओपन बैलेट कराया जा सकता है। तो यहां जो कंफ्यूजन है और जो इनिशिएटिव है वो हुकूमत की तरफ है। और मैं समझता हूं कि अगर ये वाकईतन हकीकतन ये अगर कुछ 4-5 माह पहले एक जेन्युइन कोशिश करते तो ऑपोजिशन ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाती कि वो इलेक्शन रिफॉर्म्स में शामिल होती और वो एक्सपोज हो जाती। लेकिन आज अगर कोई एक्सपोज हुआ है तो वो हुकूमत हुई है और उसकी नाअहली हुई है कि उनको किसी किस्म की आईनी तरमीम करनी नहीं आती। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक सीरियस मैटर है। राणा साहब, क्या अगर इलेक्शन के बाद इस रिफॉर्म की तरफ जाए पीटीआई तो उस वक्त तो फिर आपको कोई एतराज नहीं होगा और दोनों जमातें उनका साथ देंगी और आपके ख्याल में इलेक्शन गुजर जाने के बाद इस हवाले से अमेंडमेंट हो तो ठीक है? सर, आज भी अगर हुकूमत सीरियसली इस पे काम करे, आप देखें जब ये रेलेवेंट स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आया तो 22 मिनट भी इस पे डिस्कशन नहीं हुई और ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। इसी तरह जब ये टेबल हुआ असेंबली में तो गवर्नमेंट का रवैया ऑपोजिशन वाला था, वो डेस्क थंपिंग कर रही थी और ऑपोजिशन को बोलने नहीं दे रही थी। भाई खुदा के लिए आप ऑपोजिशन को वेंट आउट करने दें, उनको आप हाइपर होने दें, उसका काम ही यही होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही हाइपर हो जाए, गवर्नमेंट ही ऑपोजिशन का किरदार अदा कर दे तो कैसे काम चलेगा? मैं समझता हूं कि अगर आज भी पीटीआई सीरियस होएगी तो मैं समझता हूं ये पहिया चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा राणा साहब, आपने बात की कि ऑपोजिशन को आप वेंट करने दें, तो सर बहैसियत एक सियासी शख्सियत में आपकी भी ज़रा राय लेना चाहूँगा एज अ प्रिंसिपल। सर आपने देखा कि 18वीं तरमीम पर भरपूर तारीफ़ की गई, सब ने तारीफ़ की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के किरदार की, दीगर जमातें उसमें शामिल थीं, ANP भी, MQM भी, कि आपने इतनी बड़ी आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक इत्तेहाद के ज़रिए आप ले आए और आइन में वाज़े तौर पे तरमीम हुई। लेकिन उसमें आर्टिकल 63A पर यह तनकीद हुई कि एक मुंतखब नुमाइंदा अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी के सरबराह की राय के मुताबिक फ़ैसला कर सकता है बहुत बड़े बड़े डिसीजंस के मुतालिक, चाहे वो वज़ीर आज़म की अदम एतमाद हो, चाहे वो आइन में तरमीम हो। तो सर आपके करीब जब सेनेट पे इस तरह के इश्यूज आ जाएं और आप इसको ओपन बैलेट में ये तब्दील कर दें, तो क्या मुंतखब नुमाइंदे के जो इख्तियारात हैं वो मजीद महदूद नहीं हो जाएंगे? सर अगर हम पार्लिमानी रवायतें को देखें, वेस्टमिंस्टर सिस्टम को देखें, आपकी अपनी क्या राय है इस हवाले से? असद, मैं आई एग्री विद यू। देखें जो सीक्रेसी ऑफ वोट है वो बड़ा यही तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ डिबेट की जरूरत है, यहाँ दोनों साइडों के पॉइंट्स के आने की जरूरत है और वहां से कंसेंसस बिल्ड होता है। मैं एग्री करता हूं आपसे कि अगर आप उसको बांध दें कि इंडिपेंडेंट वोट ही ना वो डाल सके और वो पर्सनली समझता हो कि वो वोट जो है वो नहीं डालना चाहता पार्टी लाइंस के ऊपर, तो ये हक मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में पार्लियामेंटेरियंस के पास मौजूद है। तो जो वोट की सीक्रेसी है उसका बड़ा तकद्दस होता है। और यू राइट, आई एग्री विद यू कि ये एक, देखिए तभी तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक छोटा मोटा मामला नहीं है। आप एक आईनी तरमीम करने जा रहे हैं तो जब तक ये थॉरो डिबेट नहीं होगी आप कैसे बुलडोज कर रहे हैं? किस तरीके से आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं? इट इज अ अटर फेलियर ऑफ पीटीआई हाउ दे आर मूविंग अबाउट इट, और फिर वो ब्लेम ऑपोजिशन को कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट का तकद्दस ही यही है कि चीजें थॉरली डिबेट हो, और बदकिस्मती से उस तरह का कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक, राणा साहब इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। सिराजी साहब की भी इन्हीं अमूर पर ज़रा राय लेते हैं आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। गुफ्तगू जारी थी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। ज़रा ज़िमनी इंतखाबात की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शिराजी साहब आपकी भी मैं ज़रा राय शामिल करना चाहूँगा। जी जनाब, राना एहसान साहब के साथ गुफ्तगू जारी है। राना एहसान साहब, आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि जमहूरी रवैयों से लगता है ये है कि शायद जो पार्लिमान का तकद्दुस है वो आपके ख्याल में पामाल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए सर, अगर हुकूमती जमात का तर्ज अमल जैसा भी हो, लेकिन मामला अब चला गया अदालत के पास
तो आप भी अगर पार्लियामान का हिस्सा हैं तो आपको नहीं लगता कि इस अपोजिशन के रवैये से, हुकूमती रवैये से खुद पार्लियामान की जो अथॉरिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, और एक आप दरवाज़ा खोल रहे हैं जिसके नतीजे में होगा ये कि अब इस तरह के मामलात अदालतों में तय होंगे। गोया कि मैसेज आप ये दे रहे हैं कि पार्लियामान इस काबिल नहीं है, वहाँ पे इस तरह का कॉन्सेंसस नहीं पाया जाता और अब अदालतें इस मामला को तय करेंगी। तो आपको नहीं लगता कि सर ये खुद पार्लियामान के लिए बड़ी नुकसानदेह बात है? मैं आपसे एग्री करूंगा कि जो नतीजा है वो तो यही लग रहा है कि पार्लियामानी निज़ाम कमजोर हो रहा है और पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है वो पमाल हो रहा है, और वाकई जो मामलात जो हैं जो कोर्ट के नहीं हैं वो कोर्ट में सुने जा रहे हैं। तो ये एक तमाशा लगा हुआ है। अब मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हुकूमत इसकी जिम्मेवार है, हुकूमत का मौक़िफ़ होगा कि ऑपोजिशन जिम्मेवार है, लेकिन वाकई जो आप कह रहे हैं कि जो नेट नतीजा है वो यही है। और ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि आप जो चीज़ें पार्लियामेंट में होनी चाहिए हैं उसको हम अपने रवैयों की वजह से और या अपने एक्शंस की वजह से वो हम और मौका दे रहे हैं लोगों को कि ये जो सुप्रीम जो सिस्टम है उसको मजबूत करने के बजाय हम कमजोर कर रहे हैं। तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है, और मैं तो पीटीआई को और इमरान खान को स्पेसिफिकली इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि आपने जो अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाया हुआ है, आप अकाउंटेबिलिटी खामोशी के साथ भी कर सकते हैं और एक बैक एंड पे भी कर सकते हैं। उसको कोई नहीं कहता कि आप रोकें, अकाउंटेबिलिटी ऑल अक्रॉस होनी चाहिए और वो सब जानते हैं कि वो नहीं है। लेकिन यहां तो आपने एक मीडिया के सामने एक प्रोपेगेंडा और तमाशा लगाया हुआ है, और इस तमाशे की वजह से, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, अगर आपकी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो होती तो शायद ये तर्ज ना होता इमरान खान साहब का। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी वीक है तो उनके पास एक ही नैरेटिव रह जाता है कि हम ऑपोजिशन को जो है वो गंदा करें और उनको और खराब करें, और ये जो सियासतदानों की लड़ाई है इसमें कमजोर जमहूरियत हो रही है। अच्छा राना साहब, क्योंकि आपने जिक्र किया जमहूरियत की कुछ कमज़ोरियों का, या जिस तरह जमहूरियत कमज़ोर की जा रही है, अभी सर अगर इससे हट के बात करें, नौशेरा के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, डस्का के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, अभी वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने फरमाया है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जहाँ कामयाब होती है तो वो इंतखाबात शफाफ होते हैं, लेकिन जहाँ नाकाम होती है तो वहाँ भरपूर धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं। उस हवाले से सर क्या कहते हैं इन लाइट ऑफ जो PMLN की नायब सदर का कहना है कि रिगिंग हुई है डस्का में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो बात की है कि हमें फॉल्सिफिकेशन के एलिगेशंस हमने वसूल किए हैं, किस तरह देखते हैं? असद, ये मैं तो बहुत मायूस हूं। मेरा बेटा मेरे से पूछ रहा था कि इलेक्शंस में क्या हुआ, तो मेरे पास जवाब नहीं था, और मैं समझता हूं कि किसी के पास जवाब नहीं है। 4 इलेक्शन थे, ज़िमनी इलेक्शन 4 हलकों में हो रहे थे, और वहां भी धांधली जो है वो हमारे मौक़िफ़ को तो आप साइड पे रखते हैं, जो इलेक्शन कमीशन की चार्जशीट आई है और जिस तरीके से वो इंतजामी और रियासती जोर के बारे में बता रही है कि इस्तेमाल किया गया, और किस तरह जो है वो पूरा पोलिंग का स्टाफ जो है वो गायब हो जाता है, और एवरेज जो पोलिंग है 337 पोलिंग स्टेशंस में, मैं डस्का की बात कर रहा हूं, उसमें वोटर टर्नआउट 35% है, और जो 20 पोलिंग स्टेशन है उसमें 80% टर्नआउट है। तो हम कहां जा रहे हैं? ये मुल्क किधर जा रहा है? हम ये इलेक्शन, मुझे बताएं लोग क्यों वोट डालेंगे अगर ये हर दफा ये ड्रामा होगा, हर दफा ये एक वावेला मच जाएगा। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि मेरे पास अपने बेटे को जवाब देने को नहीं था कि ये इलेक्शन में क्या हुआ है। मैं क्या उसको बताऊं कि इलेक्शन जो है वो कौन जीता और कौन हारा। यहां तो जो है वो हम एक इलेक्शन नहीं करा सकते। लेकिन राना साहब अगर 2013 के इलेक्शन की बात करें जिसके बाद 126 दिन का धरना दिया गया था, और आपको याद होगा कि अदालती हुक्म पे जो 4 हलके पंजाब में खोले गए तो उन 4 हलकों के अंदर धांधली साबित हुई थी, और वो धांधली करने वाली सर न्यूनरी की पार्टी थी। तो मेरा ख्याल में ये कोई अनहोनी बात नहीं हो रही, लेकिन ये ज़रूर है कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए जो एफर्ट्स होनी चाहिए, आपको लगता नहीं है कि वो हर पार्टी अगरचे पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर ज़रूर कह देती है, बट उसके लिए जो ज़रूरी इकदाम हैं वो नहीं लिए जाते, वो PTI हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, तभी तो बार बार ये हो रहा है सर।
बिल्कुल, देखें अगर अगर ये इसी तरह इलेक्शंस होंगे तो कौन वोट डालने जाएगा? अगर अगर वोट चोरी होगा, अगर वो 2013 में भी हुआ था तो गलत हुआ था। मैं नहीं समझता कि हमने धांधली की थी, लेकिन अगर कहीं हुई थी तो गलत हुई थी। मैं तो समझता हूं कि सारी ऑपोजिशन को, हुकूमत को बैठ के डिसाइड करना चाहिए है कि इलेक्शन कैसे होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो वक्त गुजर गया है। आज तो हम एक दूसरे के गले काटने के पीछे चले हुए हैं, और एक दूसरे को किस तरह जो है वो दो लोगों की हलाकतें हो गई। कैसे हो गई हलाकतें? किस तरीके से कैसे हो सकता है कि 4 इलेक्शन है, पूरी पाकिस्तान कौम की नजर उस पे है, मीडिया की नजर उस पे है, और फिर उसके बावजूद ये चीजें हो जाती हैं। तो हमें वाकई ये सोचना पड़ेगा कि आगे अगर इसी तरह इलेक्शन होंगे तो कौन वोट डालेगा, किसको यकीन होगा राणा कि साहब वोट ये जो है। आपने राणा साहब ये आपने एक दिलचस्प नुक्ता उठाया कि जी हमें बैठ के ये फैसला करना होगा कि इंतखाबात कैसे होंगे। अब PMLN ने अक्सर कहा कि हमने इलेक्शन एक्ट 2017 के ज़रिए इन तमाम मसाइल की हल करने की कोशिश की, और इतने ज़्यादा इलेक्शन कवानीन को हमने कंसोलिडेट किया और फिर रिफॉर्म किया। इलेक्शन एक्ट 2017 के होते हुए जब इस तरह के धांधली के इल्ज़ामात लगें, तो आपके करीब सर वो क्या रिफॉर्म्स हैं जो कि करने चाहिए बतौर एक पार्लिमानी जमहूरियत? देखिए, मैं तो समझता हूं कि हमें ओवरऑल इसके ऊपर दोबारा थॉट प्रोसेस को शुरू करने की जरूरत है कि यहाँ जिस तरीके से रियासत का जो इस्तेमाल है या एडमिनिस्ट्रेशन को हाईजैक कर लिया जाता है, इस नुक्ते को जो है वो बारीकी से देखने की जरूरत है कि वो ना किया जाए और इलेक्शन कमीशन को और इंडिपेंडेंट किया जाए। और मैं समझता हूं कि ये जो PDM भी जो है वो इन्हीं चीजों को हाईलाइट कर रही है कि देखें, दिस इज अ बिग डिस्कशन और इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ मैं समझता हूं कि ये डिस्कशन जो है वो द बॉल शुड स्टार्ट रोलिंग, और इसके ऊपर जो PDM का मौक़िफ़ है वो यही है कि हम जब इस हुकूमत से निजात हासिल करेंगे तो हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर जो है वो फिर ये सारे फैसले होंगे और फिर ही इलेक्शन होगा। क्योंकि इस निज़ाम के साथ तो अगर इलेक्शन हो भी जाए तो वो एक धांधली ज़दा इलेक्शन ही होगा। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना इहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद द डिस्कशन कंटिन्यूज। स्टे विद अस। हुकूमत संभालते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि हमें विरासत में बहुत संजीदा माशी मसाइल मिले हैं, लेकिन इनसे भी आगे बढ़कर तमाम बहरानों का हल हमारे पास है। उसके बाद हमने देखा कि इक्तिसादी इशू ना सिर्फ बढ़ता गया, लेकिन साथ साथ बहुत बड़े बहरान सामने आए। चीनी का बहरान, आटे का बहरान, तवानाई का बहरान, और साथ में बेसिक कमोडिटी प्राइसेस, महंगाई में भरपूर इजाफा। अब इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस तो इनहेरिट की ही, लेकिन 2.5 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक तरह से अमालनामा है वो किस तरह साबित हुआ है, और इकोनॉमिक तजियाकारों ने भी इस हवाले से क्या कहा है। शराजी साहब, सबसे पहले तो सर IMF का मरकज़ी किरदार आप सबसे अच्छा जानते हैं कि पहले PTI का यही था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, असद उमर साहब, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, सऊदी अरब के पास चले जाएंगे, कोई 2 ममालिक हमारी मदद कर लेगा। एंड में IMF के पास जाना पड़ा, और अभी भी जो आपकी फाइनेंशियल मशीनरी चला रहे हैं, जो मेजर आपके लोग हैं, अब खैर अब तो वेरी सून मुंतखब नुमाइंदे भी बन जाएंगे, उनका IMF से गहरा ताल्लुक़ है, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो, चाहे स्टेट बैंक में हो। तो सर, जहां हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और कल ये बात हम PTI के अली नवाज साहब से भी कर रहे थे, तो इसमें आपको कोई फ्रेश थिंकिंग मिली है सर, या वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर के साहब के साथ आप वही पॉलिसीज़ अपना रहे हैं? देखिए, मीडिया और पब्लिक के कंजम्पशन के लिए तो इमरान खान साहब का विज़न बड़ा एग्जाम्पलरी है, और लगता ये है कि वो बड़ा एक बदलने वाले हैं इस पाकिस्तान को। और लेकिन हकीकतन तो मेरा ख़्याल में जो आपने कहा कि बुनियादी तौर पे इससे पहले जो 2 बड़ी जमातें इस मुल्क के अंदर मॉडल को फॉलो कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसी मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। और आपने देखा कि पहले अरसे में उन्होंने कुछ वक्त लिया, उनका ख्याल ये था कि दोस्त ममालिक से कुछ ले लिया जाए या कुछ और अरेंजमेंट्स कर ली जाएँ, लेकिन कम अज़ कम IMF की तरफ ना जाया जाए, क्योंकि खान साहब का ये कहना था
कि IMF की तरफ जाने से पहले बेहतर है कि वो ख़ुदकुशी कर लें। लेकिन बिलाखिर आपके पास क्योंकि अदरवाइज़ अरेंजमेंट्स नहीं थी और ना ही आपकी कोई इतनी बेहतर होमवर्क था इकॉनमी को लेके, तो डेफिनेटली फिर आपको उसी ऑप्शन पे जाना पड़ा। सर आज शबर जैदी साहब कह रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन हमें करनी चाहिए, और आपने देखा कि हिंदुस्तान में क्या तबाही और बर्बादी हुई है डीमोनेटाइजेशन से। तो और शबर जैदी साहब सर आप खुद अच्छी तरह जानते हैं 6-7 माह तो मिसिंग इन एक्शन थे, उसके भी हमें वजूहत सही तरह नहीं सुनने को मिले, और फिर उसके बाद वो मायूस होके FBR से हट भी गए। तो इसमें सर हमारी पॉलिसी में शायद थोड़ी सी ज़्यादा कोहेरेंस होनी चाहिए। नहीं मुझे समझ नहीं आई कि सारा शबर जैदी साहब का सिलसिला ये था क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, मेरा ख्याल है एक सिंसियर, देखें गवर्नमेंट के एंड पे तो एक सिंसियर एफर्ट थी, और वो हुकूमत तो ये चाह रही थी कि इस एरिया को एड्रेस किया जाए। और मेरे ख्याल में दुनिया भर में अगर देखा जाए तो जो रेशो है टैक्स टू GDP वो सबसे हम बॉटम में पड़े हैं, हमसे इस रीजन के मुमालिक भी कहीं आगे हैं। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ा प्राइम एरिया होता है जहाँ पे अगर आप कोई अनपॉपुलर डिसीजन नहीं लेना चाहते, आप आम आदमी को बड़ा बोझ नहीं डालना चाहते, अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर टैक्सों का लेवल जो मैक्सिमम उसको टच नहीं करना चाहते, तो फिर मेरे ख्याल में ये टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को और इसके रेशो को बेहतर करने की ज़रूरत होती है। तो कोशिश तो एक ज़रूर अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रेटजीज़ के फ्लॉज थे वही आगे आए, और वो कैंपेन फिर बेहतर अंदाज में आगे नहीं पड़ी, और फिर बिलाखिर अब शबर जैदी साहब को भी सॉरी करके घर जाना पड़ा, और वैसी चीज़ें चल रही जैसे पहले चलें। सर इस पर ज़रा वक्फा लेंगे और शायद एक और शो पे कोई 2-4 रिकॉर्ड के साथ भी बैठ के यही पूछेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम हम उन्हीं कंक्लूजन्स पर पहुंचे थे। बात करेंगे अगले हिस्से में लापता अफराद के हवाले से, एक इशू जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से चलता आ रहा है, और उसमें कई कमीशंस को तश्कील देने के बावजूद ये मसला हल नहीं हो पाया। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे लापता अफराद के इशू पर। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो मिसिंग पर्सनस का इशू शुरू हुआ था वो आज तक ख़त्म नहीं हो पाया। मिसिंग पर्सनस के कमीशन को भी जब तश्कील दिया और जावेद इकबाल साहब की सरबराही में फाइंडिंग्स भी सामने आई, उसके बाद वजारत कानून ने भी एक और कमेटी बनाई। वजारत इंसानी हकूक़ ने कहा कि हम इस पर कानून साजी कर रहे हैं और एक ड्राफ्ट बिल ला रहे हैं, और फिर उसके बाद जब वो मंजूर हो जाएगा तो इस मसले को हम हल करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है कि कई मिसिंग पर्सनस को वापस कर दिया गया है, और इस इशू पर हम पूरी तौर पर तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मिसिंग पर्सनस के चाहने वाले, उनके घर वाले एहतजाज कर रहे होते हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। हुकूमत की तरफ हुकूमत की जानिब कारकर्दगी नाकाम रहती है, और जो साथ साथ रियासत के अदारों पर बार बार ये तनकीद की जाती है कि इस सिलसिले को ख़त्म कर दिया जाए आइन के आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 के होते हुए कि कोई पाकिस्तान के शहरी को बग़ैर किसी वजह के उसकी लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, और उसको एक दिन में प्रोड्यूस करना होता है एक अदालत के सामने। वो बुनियादी हकूक़ भी कहाँ गए? जी शराजी साहब, सर जब हम इस इशू पर आते हैं तो आपने देखा होगा कि एक अब आदमी क्या कहे, एक झिझक है सर, ना सिर्फ हुकूमत की जानिब से, आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस की जानिब से, कि इस सब मसले को हल कर दिया जाए। और अगर पहले सिर्फ बात होती थी वज़ीरिस्तान की और बात होती थी बलूचिस्तान की, आज मुल्क भर के चारों कोनों में ये इशू वसी हो चुका है, लेकिन हल आपके सामने है उतना ही सर मिसिंग इन एक्शन है। किस तरह देखते हैं? नहीं, इनफैक्ट इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा पेचीदा मामला है, और ये मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी से जुड़ा एक मामला है। इसको हम इतना सादा पैराए में हरगिज़ नहीं ले सकते। और आपने देखा है कि इस मुल्क के अंदर जब हम इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम आपने शुरू की, हम एंटी टेररिज्म हमने कैंपेन शुरू की, तो बड़ी मुश्किलात पेश आईं। बिलखसूस वज़ीरिस्तान के अंदर, सवात के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे गिरफ़्तार भी हुए कि जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थी। पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है यकीनी तौर पे ये क्रेडिबल और एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बुनियाद पे किसी को कन्विक्ट करता है। आप तो अगेन
फिर ये आपका एरिया जिसमें आप बेहतर अंदाज में चीज़ों को एलेबोरेट कर सकते हैं। लेकिन यही वजह है कि जहाँ पे बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट हो किस बात को इस्टेब्लिश करते थे कि ये लोग एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, बट उस तरह के एविडेंस शायद वो इदारे ना कर पाते इन आम अदालतों में जहाँ पे इनको कन्विक्ट कराया जाता है। और यही वजह है कि बाद में पिछले दौर हुकूमत में हमें फ़ौजी अदालतों का भी सहारा लेना पड़ा इन लोगों को सज़ा देने के लिए। तो मेरा ख्याल है एक तो ये एक वजह है कि जब आप ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करते भी हैं और अगर वो हमारे सिक्योरिटी इदारों की कस्टडी में जाते हैं और उनके बारे में फिर बताया नहीं जाता कि वो कहाँ पे हैं, तो मेरा ख्याल है एक पेचीदा अमल होता है जिसके ज़रिए इन लोगों को इंटरोगेट इन्वेस्टिगेट किया जाता है और इस तरह की चीज़ें इस्टेब्लिश की जाती हैं कि लोग किस तरह एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जब इस तरह की गिरफ्तारियाँ होती हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि शायद जिनके बारे में हम वसूख से नहीं कह सकते कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे होंगे। जब इस तरह के मसाइल हों और ये हार्डन्ड क्रिमिनल्स हों जो बार बार बात की जाती थी जेट ब्लैक दहशतगर्द की, उन्हीं के लिए आपने फिर एंटी टेररिज्म कोड्स बनाए 97 में, फिर उसके बाद आपने प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान कोड्स बनाए 2014 में, फिर उसके बाद आपने 2015 में जो अस्करी अदालतें थीं 25वीं तरमीम के ज़रिए अदालत उज़्मा से आपने मंजूर कराई। तो जब आपके पास इतने ज़्यादा खसूसी जुडिशल सिस्टम्स थे, पैरेलल जुडिशल सिस्टम्स थे इसी मसले को टैकल करने के लिए, क्या ये सब मशीनरी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए आपको अभी भी आप कह रहे हैं कि मिसिंग पर्सनस का कोई भी इस तरह कोई गुंजाइश है? नहीं, यकीनन मेरे ख्याल में अब यही बार बार नुक्ता इसीलिए उठाया जा रहा है कि जब आपने इतने इंतज़ामात किए तो उसके बाद फिर होना ये चाहिए कि आप, और जब आपने एक कवानीन भी लेके आए और बिलखुसूस ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में ये शक है कि वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनके बारे में तो ये कहा गया है कि 90 डेज़ की कस्टडी में भी आप रख सकते हैं। तो 90 दिन का वक्त बड़ा वक्त होता है। तो मैं समझता हूँ कि बजाय इससे कन्फ्यूजन या एंटी स्टेट सेंटिमेंट्स जो है वो लोगों के अंदर पैदा हों, क्योंकि इससे होता यही है कि जब रियासती इदारे ऐसे लोगों को उठा लेते हैं और उनके रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को इल्म भी नहीं होता, तो मेरे ख्याल में रियासत के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा होती है। तो ये बात हुकूमत वक्त को और इदारों को भी सोचनी चाहिए कि बेहतर ये होगा कि इन लोगों के बारे में अनाउंस कर दिया जाए, उनको आप 90 दिन की कस्टडी में रखें और 90 दिन के दौरान आपके पास इतने बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर्स होने चाहिए कि वो इस्टेब्लिश कर पाएँ या तो ये कि ये लोग वाकई किसी इस तरह के इक़दामात के अंदर कार्रवाई में मुलव्वस हैं, और अगर नहीं है तो मेरे ख्याल में 90 दिन का वक्त फिर बहुत काफ़ी वक्त है जिसके अंदर आप लोगों को फिर क्लियर करें और उनको घरों को जाने दें। ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि साल लोग गायब रहें, उनके घर वालों को पता ना हो और आप इस बात पे मुतमईन हो जाएं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ज़रूर पड़ता है, और जो मैंने कहा कि इससे बुनियादी तौर पे लोगों के अंदर रियासत के खिलाफ नफरत। इसमें सर ये तो इसमें शायद कोई शक नहीं, जब अदालत उज़्मा ने इस इशू को उठाया था 2009 से 2013 तक, तो ये एक इशू था, एक तसलसल के तौर पर इसको सुना जाता था और आपने देखा कि इस इशू पर रोशनी डाली गई, तादाद में कमी भी हुई, लेकिन उसके बाद ये पॉलिसी के इशू से, जुडिशरी के इशू से ये बात ख़त्म हो गई और हमने कोई कानून साजी भी इस फ्रंट पे नहीं देखी। अगर हुकूमत वक्त का कहना है कि हम कानून साजी लाएंगे तो वही जो ड्राफ्ट बिल की बात की जा रही है उसको भी मंजूर करवा दें। अगर सदारती ऑर्डिनेंस रातों रात आ सकता है सर, तो अगर आप पिछले 2.5 साल से कह रहे हैं कि इस पे कानून लाया जाएगा, एंटी टॉर्चर पे कानून लाया जाएगा, इस्लाहात किए जाएंगे, तो अब सर आपने देख लिया एहतजाजों में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की इमेज अपनी तरफ, लेकिन पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक़ की जो बालादस्ती है वो सबको सामने रखनी चाहिए। इसी पर इजाज़त लेंगे। आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए। अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।